मैं जब गिरफ्तार हुआ जमा मस्जिद, तो मेरे हाथ में संविधान था, तो मैं अकेला ही चला था। मंजिले जानिब लोग जुड़ते गए और काफिला बनता। अब तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो संविधान लेके पार्लियामेंट में खड़े हैं। बहुजन समाज के बेहतरी के लिए उनका होप के कौन हो सकता है, मोदी या राहुल? दो नाम चंद्रशेखर है। आजाद। उस क्रांतिकारी जीवन के बारे में बताइए कि क्यों उससे कोई चेंज नहीं आ पाया। देखिए, चेंज के लिए पावर चाहिए, और पावर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, सत्ता में पावर। आपके ऊपर एनएसए हुआ था, जेल में भी आपके ऊपर अट्रॉसिटीज हुई थी। जेल भेजने पहले खूब मार पड़ी मुझे। मेरी रीढ़ की हड्डी में 7 mm का गैप है थाने में। मेरे दांत तोड़ दिए गए। मुझे जितनी हड्डियां नहीं, उससे ज्यादा लाठियां मुझे पड़ी। बहन जी के समर्थक कहते हैं कि आपने दलित वोट को बांटा है। मैं इस बार 2 सीटों पे लड़ा, 78 पे नहीं लड़ा। तो आपने 78 पे क्या कमाल दिखाया? आपने देश भर में इतनी सारी सीटें, आपने वहां क्या कमाल दिखाया? जब आप शपथ ले रहे थे तो आपके मन में क्या फीलिंग थी? जो करोड़ों लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग चाहते थे, वो सब माएँ बहनें, वो भाई, वो बुजुर्ग, वो चंद्रशेखर जी थे। और उनको बहुत उम्मीद है चंद्रशेखर से, क्योंकि अगर आज़ादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल रहा है, सम्मान का जीवन भी नहीं मिल रहा है, मूछें रखने पर हत्या, मटकी छूने पर हत्या, ये भी आज के सामने, और बारात को रोक देना सामूहिक, महिलाओं के साथ रेप, हत्या, जला देना। तो अगर आज़ादी के 70, 72, 75 साल बाद भी देश के हालात है, तो ऐसा लगता है जैसे सत्ता नहीं, लोगों को भी इंसान माने ही ना हो। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANR podcast with Smita Prakash. Today, my guest is Member of Parliament Chandrasekhar Azad. Azad has been elected from Nagina in Uttar Pradesh. He's the chief and co-founder of the Bhim Army, but currently the national president of the Azad Samaj Party, Kanshiram. Besides being a member of parliament, Chandrasekhar Azad is a politician, social activist, Ambedkar activist, and a lawyer. He's the lone representative of his party in the Lok Sabha. चंद्रशेखर जी, थैंक यू वेरी मच कि आप ANI पॉडकास्ट में आए। धन्यवाद। आप जून के महीने का सफर रहा है, उसके बारे में बताइए। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। दूसरी बात, 1 जून का, 2 जून का जिक्र किया आपने, जून की 2 तारीखों का। 1 तारीख और मैं आपको बताता हूँ, इसी जून में मुझे गोली लगी थी। 2023 में। तो 2024 में मैंने शपथ ली, 2024 में मैं जीता जून में, 2024 में शपथ ली जून में, 2023 में गोली खाई थी 28 जून को, और 8 जून को 2017 को मैं गिरफ्तार हुआ था, जब मैं 16 महीने जेल में रहा। तो जून मेरा अच्छा है। जून में मुझे जो है बहुत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता आपके हुए। हाँ, और जून में मुझे कुछ उपहार भी मिला। तो मैं जून का भी और हर एक दिन का धन्यवाद दूंगा। तो ये जनवरी बड़ी कठिन है, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ ये नहीं पता था कि इसका सफ़र में पार्लियामेंट का रास्ता भी आएगा, ये भी एक स्टॉप होगा पार्लियामेंट आने का, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। जहाँ मैंने शुरू किया था वो भीम आर्मी के जरिए हमने शुरू किया था, पाठशालाओं के जरिए। क्योंकि मैं एक दिन एक स्कूल में गया था, मेरे फादर टीचर थे प्राइमरी स्कूल में, तो प्राइमरी यानी कि 5वीं तक के जो स्कूल होते हैं, तो मैं उनके स्कूल में जाता था। तो वो बहुत जो है अनुशासित रखते थे बच्चों को, और उनके एजुकेशन सिस्टम जो है उन्होंने वहाँ बनाया था बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में उनके जाने के बाद 2013 में उनकी डेथ हुई। तो मैं एक दिन एक प्राइमरी स्कूल में गया, वहाँ के हालात देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि तीसरी और चौथी क्लास के बच्चे जो है, 3rd और 4th स्टैंडर्ड के बच्चे, वो अपना नाम नहीं लिख पा रहे थे। तो मैंने महसूस किया कि जब बुनियाद इतनी कमज़ोर होगी तो उनका भविष्य क्या होगा। सरकारी स्कूल, गरीबों के बच्चे अक्सर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो फिर मैंने अपने साथियों से बात की कि यार ऐसे तो ख़राब हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अवसर दिया और हमारी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी जो हाशिए पे जो समाज है उसको ऊपर उठाया जाए। तो शिक्षा हमारा हथियार है, शिक्षा को ऐसे नहीं बर्बाद होने दे सकते। तो हम लोग अपने स्कूल खोलेंगे। तो हमने छोटी छोटी पाठशालाएं खोली, हज़ारों की संख्या में। एक लंबा समय लगा, 2-3 साल उनको खोलने में, 2013 से लेकर 2016 तक। और फिर एक ऐसा समय आया कि कोई गांव ऐसा नहीं था जहां हमारी पाठशाला ना हो। ये क्राउडसोर्सिंग किया आपने फंड्स के लिए? कुछ नहीं किया, जनता से पैसा लिया। बेसिकली हमने प्रेरित किया, मोटिवेट किया उन लोगों को जो बच्चे ग्रेजुएट थे, उनको मोटिवेट किया कि वो हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाएं, इंटर तक के। जो इंटर हाई स्कूल थे उनको कहा कि वो छोटे बच्चों को पढ़ाएं। इस तरह से एक दूसरे की जिम्मेदारी उनको समझाई, और जब उनकी जिम्मेदारी समझ में आ गई तो उन्होंने अपने आप से काम करना शुरू किया। और जो कुछ हेल्प करते थे वो गाँव के लोग कर देते थे। ऐसा होता, कोई भी चीज़ शुरू होती है, लोगों के लिए नहीं होती तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जब उससे कुछ आउटपुट आता है, जैसे वो बच्चे
उस पाठशाला से निकलते थे तो संस्कार के तौर पे अपने माता पिता के पैर छूते थे, गली में मिलने वाले लोगों का सम्मान करते थे, या घर जाके पढ़ते थे, या इंग्लिश में जो है बात करते थे। तो इससे एक जो है, और जब उनके रिजल्ट्स आए स्कूल के, क्योंकि सिलेबस हम लोग वहाँ सिलेबस भी पढ़ाते थे, बहुजन महापुरुषों के बारे में पढ़ाते थे, संविधान के बारे में पढ़ाते थे, तो फिर जब उसके रिजल्ट्स आए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो फिर जो लोग नहीं भी बेचते थे अपने बच्चों को, वो भी भेजने लगे। और फिर कोई पेन गिफ्ट कर देता था, कोई जो है कॉपी गिफ्ट कर देता, कोई बुक्स गिफ्ट कर देता था, कोई बोर्ड गिफ्ट कर देता। इस तरह से एक गांव के लोगों के ही मदद से वो पाठशाला चलती थी। तो ये जो एजुकेशन के लिए आपने किया, ये जागरूकता कहाँ से आई कि एम्पावरमेंट जो है वो एजुकेशन से होगा? आपके पिताजी ने आपको प्रेरित किया, या फिर बाबा साहेब के टीचिंग्स, या जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम के, किसके कौन आपका आइडल या गुरु हैं इसमें? ये आज की शुरुआत नहीं है, ये भगवान बुद्ध के समय से और सदगुरु रविदास जी के समय से चलते, गुरु कबीर जी के समय से, गुरु नानक देव जी के समय से, और फिर इसको आगे बढ़ाया राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने। उन्होंने भी बहुत सारे स्कूल खोले, फिर साहू जी महाराज ने भी बहुत सारे स्कूल और हॉस्टल खोले, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु ने भी इस काम को आगे बढ़ाया, ओम प्रकाश वाल्मीकि और तमाम जितने भी महापुरुष हुए, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया, बहन जी ने आगे बढ़ाया। और ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज, बाबा साहब से जो हमने सीखा, उसको मामना राम सुबोर, उसको हमने आगे बढ़ाया। मेरा यह मानना है कि जब व्यक्ति जानकारी नहीं बनेगा, समझदार ही नहीं पड़ेगा, वो जागरूक ही नहीं होगा, उसको अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, उसके कर्तव्य की जानकारी नहीं होगी, तो वो करेगा क्या? तो उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को अगर हम देखें तो वो सही नहीं हो सकता अगर उसको जानकारी नहीं है। तो इसलिए हमने अपने महापुरुषों की लेगेसी को आगे बढ़ाया। और मेरे फादर तो टीचर थे कि मैंने उनको देखा, उनका असर मेरे ऊपर भी है, और उनके पढ़ाए बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। तो जब वो चले गए तो मेरे मन में पीड़ा थी कि ऐसा क्या, एक स्कूल इतना अच्छा, तो मुझे महसूस होता है कि उसको स्कूल को चलाने वाला आदमी अच्छा है, उसकी जो की पोस्ट पे आदमी बैठा है वो चाहता है कि इस स्कूल से रिजल्ट्स आए। तो जो चला रहा है, सिस्टम को जो चला रहा है, अगर वो उसकी नीयत साफ है, उसकी नीति साफ है, तो परिवर्तन होगा। तो मैंने उन सब को, और हमारे साथी जो है, हमारे लीडर जो हैं भीम आर्मी के, उनके सहयोग से ये काम शुरू किया। हाँ, इसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत गरीबी में हमें पढ़ाया है, घास ला ला के, लकड़ी काट काट के हमें पढ़ाया है, और बहुत गरीबी से हम लोग गुजर के आए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो हम इसलिए ये सब करने में हम लोग सफल हो पाए। मैं भीम आर्मी के बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन आज आपने शपथ लिया जी। जब आप शपथ ले रहे थे तो आपके मन में क्या फीलिंग थी? देखिए, मुझे वोट तो नगीना की जनता ने दिया है, लेकिन हमारा संगठन 26-27 स्टेट में है, और एक बहुत मजबूत संगठन है, और वो सब लोग अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। वो सब लोग चाहते थे मैं जीतूं, उन सब की मेहनत थी। तो मैं करोड़ों लोगों की उम्मीद हूँ, जो करोड़ों लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग चाहते थे, वो सब माएँ बहनें, वो भाई, वो बुजुर्ग के, वो चंद्रशेखर जीते, और उनको बहुत उम्मीद है चंद्रशेखर से। और उसका उम्मीद का कारण ये है क्योंकि अगर आज़ादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल रहा है, सम्मान का जीवन भी नहीं मिल रहा है, मूछें रखने पर हत्या, मटकी छूने पर हत्या, ये भी आज के सामने, और बारात को रोक देना सामूहिक, महिलाओं के साथ रेप, हत्या, जला देना। तो अगर आज़ादी के 70, 72, 75 साल बाद भी देश के हालात है, तो ऐसा लगता है जैसे सत्ता नहीं, लोगों को कभी इंसान माने ही ना हो, कभी इनकी तरफ देखा भी ना हो। मैं गाँव से आता हूँ, आप बिलीव कीजिए कि घर चलाने के लिए महिलाओं को भट्टों पे काम करना पड़ता है, कोल्हू में काम करना पड़ता है, बिल्डिंग बनाने वाली जगहों पे काम करना पड़ता है, जहाँ ईंटें वो सर पे उठा के लेके जाती हैं, एक बच्चा गोद में होता है, सर पे ईंटें होती हैं, पसीना टपक रहा होता है, फिर वहाँ वो यौन शोषण की भी शिकार होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। थाने कचहरी में जाओ तो जिनकी सत्ता है उनके लोग बैठ कर दमन करते हैं। कई ऐसी चीज़ें जिनसे मेरा मन बहुत दुखी है। तो उन सब की उम्मीदें हूँ मैं, उनको लगता है इस आदमी के जरिए हमारे जीवन में बदलाव होगा, तो इसलिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी, और मैं विश्वास दिलाता हूँ। एक शपथ मैंने पार्लियामेंट में ली है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद, और एक शपथ मैंने पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे बाहर आके ली है कि मैं महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करूँगा। मैं पूरा जी जान लगा दूँ, मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा, मैं किसी लालच में नहीं जाऊँगा, मैं किसी सुख सुविधा के बारे में सोचूंगा, मैं ज़मीन पर लेट के इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन मैं जो चेंज होने हैं उनको बहुत मजबूती से पार्लियामेंट में उठाऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा, पुरजोर कोशिश, कि ये मेरे बाद रुके ना, मेरे बाद बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में आएँ और आके इन वर्गों की आवाज़ उठाएं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो,
और सब अपने इशू पे बात करें और सरकार उन पर सोचे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, अगर मैं नगीना की बात करूँ तो वहाँ रोज़गार का कोई साधन नहीं। रोज़गार करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई मध्य प्रदेश जाता है, कोई राजस्थान जाता है, कोई पंजाब हरियाणा जाता है। तो लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, उनके पास गांव में कोई रोज़गार नहीं, घर कैसे चलाएं। खेतों में काम करती हैं, मजदूरियाँ करती हैं, समय मजदूरी नहीं मिलती, मजदूरी मांगने पर पिटाई होती है, बेइज्जत होना पड़ता है। तो वहाँ रोज़गार कोई साधन नहीं। बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ। एक भी हायर सेंटर नहीं है। मेरे साथ रहते इलेक्शन के 4 महीने में 15-20 लोग ऐसे एकदम से चले गए। अगर हायर सेंटर होता तो बच जाते। एक भी हायर सेंटर नहीं। गांव की प्रतिभा को कुचल दिया गया है। गांव की प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं है। एक स्पोर्ट कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसा लगता है कि लोग सत्ता को दिखाई नहीं देता। जो किसी की सत्ता रही हो, चैन की एन से पिछले, किसी को दिखाई नहीं देता वो। ऐसा मैं 7 बजे के बाद वहाँ ट्रैफिक नहीं है। गांव में 8-10 किलोमीटर पढ़ने आती है बच्चियाँ, कोई साधन नहीं है, पैदल आ रही है धूप में गर्मी में परेशान होती हुई। फिर आवारा मंचलों से भी परेशान होना है। फिर माँ बाप बच्चों को गलतियाँ निकालते हैं कि बेटी तुम छोड़ दो, मतलब उनको हिम्मत नहीं देते कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो और बेटी कहते हैं घर में बैठ जाओ। तो ये ठीक नहीं है ना, कानून व्यवस्था भी कहीं नहीं है। तो इसलिए बहुत कुछ है जिन पे बोलना है। अभी बहुत सारे ऐसे इशू हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला है, कोई बात नहीं कर रहा है। विपक्ष वालों ने बहुत संविधान हाथ में उठाया। अब देखूंगा बैकलॉग पे क्या करेंगे, अब देखूंगा जातिगत जनगणना पे क्या करेंगे, अब देखूंगा महिला सशक्तिकरण और महिला संरक्षण पे और सशक्तिकरण पे क्या करेंगे। अभी देखना है देश में। आप अकेले हैं, किसी अलायंस के साथ नहीं जुड़े, ना इंडिया अलायंस ना एनडीए। क्या आप नगीना में कुछ कैन यू ब्रिंग अ चेंज? क्योंकि कौन करेगा आपके लिए, कौन मदद करेगा आपकी? देखो, पहली मेरी निधि है, जो निधि मुझे मिलेगी उस निधि को मैं 100% अपने क्षेत्र में खर्च करूँगा। और फिर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं सवाल उठाऊंगा। मैं सरकार के तमाम मंत्रियों के पास जाऊंगा जो जिस विभाग से जुड़े, जहाँ की परेशानी होगी मैं उनसे पूछूंगा कि हमारे लोगों ने वोट किया। और चलो अगर हमारे लोगों के वोट के कारण नहीं देना चाहते तो आपकी पार्टी को तो लोगों ने वोट किया, उनके बारे में तो सोचो। बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है। तो मैं उनको आईना दिखाऊंगा कि ये लोकतंत्र है। विपक्ष जहाँ से विपक्ष जीत गया है उन लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। अगर उनके यहाँ काम नहीं होगा तो जनता फिर परेशान महसूस करेगी। तो इस तरह से जब आप सत्ता से चले जाओगे तो आपके लोगों का भी काम नहीं होगा, जो कुछ लोग जीत के आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये जो डेमोक्रेसी है, जहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका, इसको समझना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत किससे लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई अपने लोगों के लिए। मैं किसी लड़ने नहीं आया, मैं उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए आया, उनको नए अवसर पैदा करने के लिए आया कि वो नए अवसर पैदा हों और वो अपने पैरों पर खड़ा हो। लोकसभा के पहले दिन, 18वीं लोकसभा के पहले दिन, सेशन के पहले दिन आपने तहलका मचा दिया। ये हेडलाइन है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कहते हैं कि संसद के पहले दिन चंद्रशेखर ने अपने इस फैसले से उड़ाई बीजेपी और अखिलेश की नींद, बसपा भी परेशान। ये जो 10 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उन सीटों के बारे में है। तो तहलका तो आपने पहले दिन ही मचा दिया। नहीं, मैंने कोई तहलका नहीं मचाया। जनता चाहती है कि आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़े। जनता चाहती है चंद्रशेखर जैसे लोग आए। जनता चाहती है उनकी आवाज़ को सुनने वाले लोग, ऐसे लोग ना आए जो उनसे वोट लेकर तो उनको 5 साल दिखाई ना दे। जनता चाहती है कि उनके बीच रहने वाले लोग आए। तो जनता ये चाहती है, मैं कहाँ चाहता हूँ। जनता ने तो मुझे वोट दिया। आप देखिए मेरे खिलाफ कौन लड़ रहा था। मेरे खिलाफ बीजेपी और उनकी पूरी पार्टी लड़ रही थी। उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कई बार गए, 4-4, 5-5 बार। विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन था उनके बड़े बड़े नेता कई बार गए, बहुत रैलियाँ की, बहुत लोगों पर भारी लगाया। बीएसपी के बड़े बड़े नेता, वो भी राष्ट्रीय पार्टी, वो भी कई बार गए। बहन जी खुद गई, उनके पूर्व उत्तराधिकारी, अब वर्तमान उत्तराधिकारी, वो भी गए और मुझे बहुत बुरा भला कह के आए। तो मुझे किसने जिताया? मुझे नगीना की जनता ने जिताया। तो सिर्फ एक जाति विशेष नहीं, सामान्य जाति के लोग भी उन्होंने आपको वोट दिया। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, मुझे सच कहने में कभी परहेज नहीं हुआ है। मुझे सामान्य जाति के लोगों ने वोट दिया, मुझे किसान जातियों ने वोट दिया। मुझे वहाँ कोई ऐसी जाति नहीं, पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, मौर्य हो, शाक्य, कुशवाहा, सैन हो, विश्वकर्मा हो, जाट, गुजर हूँ, तमाम जातियों ने। और जिस समाज में पैदा हुआ, दलित समाज में, उसकी सब जातियों ने मुझे खूब वोट दिया। वाल्मीकि समाज ने मुझे वोट दिया, मुस्लिम समाज ने मुझे बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया, मेरे ऊपर भरोसा जताया। मुझे चौहानों ने वोट दिया, मुझे त्यागियों ने वोट दिया। मुझे कहने में कोई फर्ज नहीं, कोई गुरेज नहीं है। जिसने जो किया, अगर एक वोट किसने दिया मैं कहूँगा। और मैं नगीना के 16.5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आया हूँ। जिसने मुझे वोट नहीं दिया वो भी मेरा अपना है। जब इतने शक्तिशाली लोग आए थे आपके खिलाफ कैंपेन करने के लिए, आपको क्या लगता है कि आपको हराने में इतनी जद्दोजहद क्यों लगाई सबने?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है मैं अपनी जगह सही हूँ, कि उनको वो चाहते हैं कि ये वर्ग इनके पीछे खड़ा होकर राजनीति करे। और देखो, मैं आपको याद लेके चलता हूँ 50 के दौर में कांग्रेस यहाँ थी, अकाली दल यहाँ थी, लेफ्ट पार्टियाँ थी, मुस्लिम लीग थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों अपनी पार्टी बनाई? कुछ तो रीजन रहा होगा। क्या बाबा साहब अम्बेडकर समझदार नहीं थे? बाबा साहब अम्बेडकर तो बैरिस्टर थे, विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने, और वो हमारे यहाँ तो उनको वो महापुरुष की संज्ञा में है, बेंजी भी उस संज्ञा में, काशीराम साहब भी उस संज्ञा में। तो उन्होंने अपनी पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि उनको पता था इन दलों के भरोसे हमारे लोगों का हित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे मुद्दों को उस तरह नहीं उठाते। इन्होंने हमारी पीड़ा नहीं देखी, इन्होंने हमारा भूखा पेट नहीं देखा, इन्होंने टूटे हुए हमारे घर नहीं देखे, चूते हुए हमारे मकान नहीं देखे, इन्होंने बाढ़ में हमें मरते नहीं देखा, इन्हें सड़कों पे हमें मरते नहीं देखा, इलाज की कमी कारण मरते नहीं देखा इन्हें। इनको नहीं पता कि हमारा जीवन कैसा है। मैलों लेकिन वोट के लिए तो आपके पास आते थे। हाँ, सब आते हैं, सब आते हैं। इस बार भी तो सब लोग वोट के लिए घूम रहे थे ना, संविधान लेके बाबा साहब की बात करते हुए। क्या बाबा साहब के संघर्ष को वो जानते हैं कि बाबा साहब किन परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़ा के? मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर बाबा साहब पर अम्बेडकर। वो तो अपने आप को संविधान के रक्षक मानते हैं। अच्छी बात है ना, पता लग जाएगा। बस एक उसका उदाहरण है, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन जब EWS को हम देखते हैं तो EWS जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन, तो उसमें जो रिजर्वेशन पैटर्न लाया गया है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। नहीं, नियुक्तियों में है, नियुक्तियों में वो असंवैधानिक है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेस है रिजर्वेशन का वो आर्थिक है ही नहीं, सामाजिक है। वो सामाजिक गैर बराबरी के आधार पे है, वो शैक्षणिक गैर बराबरी के आधार, वो प्रतिनिधित्व के आधार पे है। आप सर्वे करा लो, आपको पता लग जाएगा कि वंचित वर्गों कितने लोग अभी रिजर्वेशन के जरिए आगे बढ़ पाए और कितना बैकलॉग पूरा हुआ। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, जुडिशरी में, आप देख लो, किसी डिपार्टमेंट का उठा के आपको पता लग जाएगा डाटा। पहले तो कह की रिपोर्ट नहीं आती, सरकार कोई भी डाटा हो सरकार मना कर देती। तो अब हम पार्लियामेंट आ गए, अब हम डाटा मांगेंगे इनसे कि डाटा दो। कास्ट सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। कास्ट सर्वे तो एक आईना है, सबको पता लग जाएगा कि झूठ क्या है, सच का। एक बहुत झूठ चल रहा है कि इन्होंने आपका अधिकार खा लिया, इन्होंने अधिकार। पहली बात तो देश की जनता को बताना चाहिए कि 2% जनरल कास्ट के बच्चों को बताना चाहिए कि 2% सरकारी नौकरियां हैं, उनमें भी बहुत बड़े पैमाने निजीकरण हो गया है। उसके बाद 98 प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को इस तरह समझिए कि प्राइवेट सेक्टर जहाँ खड़ा होता है, गवर्नमेंट उनको बहुत कम दामों में ज़मीन देती है, बहुत सारे टैक्स उनके रिलीव करती है, और अगर वो पीछे हट रहे हो तो उनको बहुत सारे जो है उनको फ़ायदे भी देती है, बहुत सारा उनका जो है टैक्स में माफ़ करती है, बहुत सारा जो उनके ऊपर कर्ज होता है वो माफ़ करती है। तो ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है। तो जब जनता के पैसे से कोई काम हो रहा है तो जनता की हिस्सेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपको मैं इसका एक बहुत पर एक इंपॉर्टेंट उदाहरण जाति देता हूं। विशेष के लिए क्यों होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए फिर? नहीं? मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हो जाता, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन को समझ जाओगे तो शायद आप मेरी बात का समर्थन पुरजोर तरीके से करोगे। आप इस बात को समझिए, देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त को। 14 अगस्त को हम लोग इस देश में अंग्रेजों के अधीन थे। 16 अगस्त को हम लोग इस देश में आज़ाद थे। संविधान नहीं, 16 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में आज़ाद हुए। 14 अगस्त को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, गुलाम थे। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 16 अगस्त को हम आज़ाद थे। हाँ, पर जब संविधान आया तब आजाद हुए आप? नहीं, अब मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ। आप मुझे बताओ, 14 अगस्त को जिसके पास एक कप था, तो क्या 16 अगस्त को उसके पास दर्जन कप हो गए थे क्या? नहीं। जिसके पास 1 गज जमीन थी, कि क्या उसके पास 1 बीघा जमीन होगी थी क्या? जिसके पास नौकरी नहीं थी उसको 16 अगस्त को नौकरी मिल गई थी? जिसके पास घर नहीं था घर मिल गया था क्या? तो इस देश में इस आज़ादी से पहले जो व्यवस्था थी उसके आधार पर कितने लोग थे जो इस पूरे सिस्टम से बाहर थे? महिलाएं भी उन्हीं में थी। तो सवाल ये है कि आज़ादी के बाद जब संविधान आया तभी तो अवसर आए, तो जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनको मौका नहीं मिला है, तो वो कहाँ, वो उनकी तरक्की कैसे होगी? जिन पे रोजगार नहीं था, जिन पे बिजनेस नहीं था, जिन पे उद्योग नहीं थे, जिन पे जमीन नहीं थी, जिन पे दुकानें नहीं थी, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आपने 2% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया, उसके बाद बाकी ये एक इतना बड़ा समुदाय जिसकी आबादी 80 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ करीब है, ये बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी जिए। देश में कम से कम 25, 30, 50 करोड़ महिलाएं ऐसी होंगी, आधी आबादी जिन्होंने कभी हवाई जहाज बैठ के नहीं देखा है, हेलीकॉप्टर बैठ के नहीं देखा, एसी वाली ट्रेन में बैठ के नहीं देखा है। तो उस समुदाय को कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और ना जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर रहे थे उन्होंने भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। किसको आप दोषी मानते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी निभाई। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल पे काम हुआ जो भाग 4 में है, पंचायती राज। देखिए, गांव तक विकास चला गया, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कहाँ होने दिया गया अब तक? कॉन्स्टिट्यूशन का जब सभी आर्टिकल पूर्ण रूप से लागू होंगे, तो आप देखना कितना बेहतरीन हो जाएगा मुल्क। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार सरकारों मानते हैं? को,
अफसर ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशियल सिस्टम को, एजुकेशन को, पॉलिटिशियंस को, किसको आप जिम्मेदार सब मानते हैं? जिम्मेदार हैं। आप ये सोचिए, अगर इस मेरे और आपकी डिबेट में मैं नहीं हूं, मेरा वर्ग नहीं, तो हम पे चर्चा कैसे होगी? आप बताइए। जब मैं यहाँ होऊंगा तभी तो चर्चा होगी हम पे कि हमारे हालात क्या हैं। तो जब तक हमारा आदमी वहां नहीं होगा तो चर्चा कैसे होगी? तो सवाल ये, पूरे सिस्टम ने मिलकर हमें वहीं दबा के रखने का काम किया। उसमें सत्ता भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल हर्ज नहीं, क्योंकि जब कोर्ट ने कई फैसले ऐसे दिए तो मुझे एहसास होता है, जब कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन SC/ST को मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक लाइन जोड़ी कि सरकार चाहे तो डाटा जुड़ा के दे सकती है, लेकिन किसी सरकार ने नहीं दिया। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि इन वर्गों को भी ऑन चेयर होना चाहिए। जब हमारा आदमी DM नहीं बनेगा तो वो पॉलिसी का लाभ हमारे लोग कैसे देगा? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग नहीं देने देंगे। जब हमारा आदमी सचिव नहीं बनेगा, जब हमारा आदमी प्रमुख सचिव नहीं बनेगा, जब हमारा चीफ सेक्रेटरी नहीं बनेगा, तो हमारी सुनवाई कहाँ? पॉलिसी में जब हम नहीं हैं तो हमारी बात कौन करेगा? 7 दशक के बाद भी कोई नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन लोगों ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, जिनको सत्ता मिली, जिनको अवसर मिले, और जिन्होंने हमेशा प्रयास किया गया कि इनको सिर्फ वोटर बना के रखा जाए या इनको रोटी कपड़ा मकान तक सीमित रखा जाए, जिन्होंने कभी हिस्सेदारी की बात ही नहीं की। आज़ाद जी, आपने भीम आर्मी का जिक्र किया था जी। जब भीम आर्मी को आप फाउंडर हैं, उस समय से लेकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जी। वो जो इस दौरान जो आपने डिसीजन लिया कि नहीं, भीम आर्मी से काम नहीं बनेगा, जी। क्यों आपने ऐसे डिसीजन लिया? उसमें भाजपा का क्या रोल था? ठीक है। थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, मैं पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ, जो मुझे लगता है देश के कई करोड़ लोगों ने के जीवन में ये दिन आया होगा। मेरे पिता को कैंसर हुआ, मैं उनको ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली लाया। दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है जहां आदमी उम्मीद करता है कि उसका पेशेंट बच जाएगा, वो है एम्स। कोई पॉलिटिकल बैकअप मेरे पास नहीं था, बहुत सारे पैसे मेरे पास नहीं थे, बहुत सारी पहचान मेरे पास नहीं थी, तो मैं अपने पिता को वहाँ एक स्ट्रेचर की व्यवस्था भी नहीं करा पाया। मैं उनको ज़मीन पे पड़े हुए छोड़ के, लिफ्ट के पास पड़े हुए छोड़ के चला गया डॉक्टर से मिलने के लिए। वो तड़पते रहे। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा यहाँ भर्ती नहीं हो सकते हैं, आप वापस जाओ जोलीग्रांट, वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कराओ। उस दिन मैंने अपने आप को ऐसा है महसूस किया। उस दिन मुझे लगा कि देश में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। जोलीग्रांट उत्तराखंड में? जोलीग्रांट उत्तराखंड में मेरे घर से करीब है। उस दिन मुझे लगा कि गरीबों की कोई हैसियत नहीं है, गरीबों की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पहचान नहीं है, वो मर भी जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिस दिन 11 जनवरी 2013 को मैंने अपने पिता को खोया, उस दिन मैंने पढ़ लिया कि मैं किसी को अब किसी अपने को नहीं खोने दूंगा, किसी को भी, इलाज की कमी के कारण। तो हम इस सिस्टम से लड़ेंगे। वो दिन था 11 जनवरी 2013 का, और आज दिन है 24 जून 2024 का। 11 साल हो गए अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए और लोगों को जागरूक करते हुए। तो आपने क्रांति से शुरू किया, क्रांतिकारी जीवन से शुरू किया, आंदोलनकारी के रूप में आप आए, लेकिन अब एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है क्योंकि आप इलेक्टोरल प्रोसेस में आ गए। पर वो उस क्रांतिकारी जीवन के बारे में बताइए कि क्यों उससे कोई चेंज नहीं आ पाया? देखिए, चेंज के लिए पावर चाहिए, और पावर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, सत्ता में पावर है। तो सड़क से चेंज नहीं हो सकता। सड़क से हम जाके चिल्लाएंगे, इन्हीं से तो उम्मीद करेंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, असेंबली में, कि वो कानून बनाए। कानून तो ये बना सकते हैं ना। तो बहुजन समाज पार्टी में चेंज क्यों नहीं आ सका? बहुजन समाज पार्टी जितना काम कर सकती थी, बहुत गिरा घासे पे था समाज, जितना बहुजन समाज पार्टी उठा सकती थी उन्होंने उठाया। हमारे नेता माननीय काशीराम साहब ने और बहन जी ने जितना वो कर सकते थे किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आप समझिए, मुझे पानी पीना है और मैं जहाँ तक पानी निकाल सकता हूँ, एक गड्ढा है जिसकी बहुत गहरा है, जहाँ तक मैं हाथ से पानी निकाल सकता हूँ, बहुत सारे प्रयास से भी वहाँ तक पानी नहीं आया, और मुझे और प्रयास करने पड़ेंगे कि मेरे लिए वहाँ से पानी लेना आसान हो जाए। तो जितना साहब ने, बहन जी ने प्रयास किया, वो पर्याप्त नहीं है। आप मिले हैं उनसे? किन से? मायावती जी से। जी। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे वो प्रयास करना उन्होंने छोड़ दिया? क्यों अपने आप को उन्होंने सेक्लूड कर लिया? और उससे क्या बहुजन समाज का जो एक वोट बैंक था उनका, वोट बैंक गलत वर्ड है लेकिन मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वही कहते हैं, कहाँ पे वो डिसइल्यूशनमेंट हो गया कि नहीं, मायावती जी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती और अब? देखिए, मैं ये कहता हूँ,
समाज बहुत जागरूक है और उस चीज़ों को देख रहा है। वो बहुत बड़ी हैं, मैं उन पर टिप्पणी करता अच्छा नहीं लगता हूँ। वो बहुत बड़ी नेता है, उनका कद बहुत आज भी भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा है और हम सब लोग उनके बेटे समान हैं, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे कहाँ मिस्टेक हुई, लेकिन उन्होंने जितना किया इस उम्र के साथ उन्होंने बहुत किया। एक लंबा पीरियड उन्होंने किया है काम। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमने इसलिए बागडोरा बागें संभाली है। देखिए, पहले चैलेंज था कि मीडिया से लेकर सब लोग कहते थे कि भाई भीड़ तो है लेकिन वोट नहीं है। तो हमने ये भी साबित करके सिर्फ भीड़ नहीं वोट है। और हम ये यूपी में इसका उदाहरण 2 सीटें हम लोग लड़े। पहली हम लोग लड़े नगीना, जिसमें मैं खुद लड़ा, और उसके बाद आखिरी टाइम पे नॉमिनेशन से एक दिन पहले हमने तय किया छठे फेज में कि एक सीट और लड़ते हैं, क्योंकि मीडिया कहता है कि ये तो पश्चिम के नेता है। तो हम चलते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे नेपाल के। तो हम लड़े सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज, और आपको जान के खुशी होगी कि हमने वहाँ 81,000 वोट प्राप्त किए, लगभग 8% वोट प्राप्त किया। ज्यादा वक्त नहीं था, बहुत कम समय में, और तब जब लोग मन बना चुके हैं, 1 महीना पहले 2 महीने पहले लोग मन बना चुके हैं। और बॉर्डर के जो गांव है उनका पॉलिटिक्स अलग ही होता है। ठीक है, तब हमने 81,000 वोट वहां प्राप्त किए। इसका मतलब जो आजाद समाज पार्टी मूवमेंट है वो सिर्फ पश्चिम में नहीं है। उसको मैंने मीडिया को भी समझ आना चाहिए कि देखिए आजाद समाज पार्टी कहाँ तक जगह बना चुकी है, कहाँ तक उनके वर्कर काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वहाँ गए। तो जो बहन जी ने किया वो एक सीमा तक था, अब उससे आगे बढ़ाना है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर का जातिहीन समाज का सपना पूरा नहीं हुआ। अभी लोगों को, सभी लोग तक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हुई। अभी अच्छी एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हो गया है। गरीबों के बच्चों को पढ़ने की आज़ादी अभी पूर्ण रूप से नहीं मिल गई है। अभी जो है न्याय प्रक्रिया बहुत आसान नहीं हो गई है। और इसका एक उदाहरण है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के गरीब आना चाहे तो आ नहीं सकता, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है। हाई कोर्ट भी जाना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं कि वो फेस वैल्यू वाला 10 लाख रुपए पर हियरिंग वाला वकील खड़ा कर ले, जो ताकतवर लोग कर सकते हैं। तो अभी जो है ना हमारा जो है जुडिशरी सिस्टम वो बहुत अच्छा नहीं है। न्यायपालिका से बहुत लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। महिलाएं कहाँ, महिलाओं के साथ आज भी देखें, एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है, दिल्ली में भी कितने निर्भया जैसे कांड हुए हैं। जिस दिन ये समाज जागरूक हो जाएगा और जो अपने आप को सभ्य कहते हैं वो वास्तविकता में सभ्य हो जाएंगे, और जो लोग इसको अपने दिमाग में जाति को बिठाए बैठे हैं, जो जाति का प्रयोग ले रहे हैं, उनको भी ये समझ आएगा कि अगर देश को एकजुट करना है और देश को तैयार करना है और देश को मजबूत करना है, तो एक जाति से, एक धर्म से नहीं हो सकता है। सभी को समान अवसर देकर सभी को पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। उस दिन मुझे लगता है कि देश सम्राट अशोक के सपनों का देश, और जिस देश की बात तमाम पार्टियां करती हैं कि अखंड भारत बनेगा या मजबूत भारत, तभी शायद बन सकता है। अभी तो कौन सा अखंड भारत, अभी तो भारत में रहने वाले लोगों में इतने टुकड़े हैं। 70 साल के बाद भी अभी भी शोषण हो रहा है, जैसे आपने कहा, मूछ को लेकर, बारात को लेकर, पानी को लेकर, कुएं को लेकर शोषण अभी भी होता है। और फिर जो दलित समुदाय है उनकी बहनों पर, लड़कियों पर, छोटी बच्चियों पर, उन पर शोषण होता है। तो अगर आफ्टर 75 ईयर्स ये हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या अभी भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस पर आप विश्वास रखते हैं कि क्रांति पर विश्वास रखते हैं? क्या समझते हैं? मैं वकील आदमी हूँ और संविधान को जो है, संवैधानिक मूल्यों को समझता हूँ और संविधान के आधार पर काम करता हूँ, और मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ क्रांति की नहीं, अब इन वर्गों को पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेने की जरूरत है, क्योंकि कमजोर ताकतों में समझौता नहीं होता है। हम बराबर ताकत में जब ये लोग बराबर आ जाएंगे तब सब लोगों को समझ में आएगा। मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूँ। जब 4 बार बीएसपी की सरकार रही तो गुंडागर्दी करने वाले लोगों के दिमाग बहुत ठीक रहे। अब अलग बात है कि अब वो इस हालत में नहीं रहे। उनको ये डर रहा कि अगर वो कुछ अपराध करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, उनको सिस्टम बचाएगा नहीं, सिस्टम उनके खिलाफ काम करेगा। और हुआ भी। बहुत सारे लोगों के पहली बार जब 6 महीने की सरकार में कन्विक्शंस होते थे। यस, अब कन्वेंशन रेट के आप देख लीजिए। और हमें गाली इस बात की सुननी पड़ती है कि SC/ST के झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। ये मैंने बहुत बार सुना है, मीडिया के मुंह से सुना और तमाम अखबारों में भी मैंने सुना, लेकिन कोई नहीं बताएगा सच की। कोई ऐसा वो नहीं है मुकदमा जिसमें समझौते नहीं होते। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें जो है समझौते होते, और बाद में उन समझौतों को जो है जब हम उसको जिम्मेदारी के तौर पे लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि भाई ये अगर समझौता हो गया तो इसका मतलब मामला झूठा था। लेकिन ऐसे हर उसमें होता है, प्रेशर होता है समझौता करने के लिए, प्रेशर ही तो अपर कास्ट का। अब आप महसूस कीजिए, सिर्फ अपर कास्ट का नहीं, जो भी शोषण कर रहा है और वो पावर में, तो वो पहले क्या करेगा, पहले FIR नहीं लिखने देगा। और अगर FIR लिखी गई तो कोशिश करेगा FIR कम धाराओं में हो। फिर अगर लिखी गई और कम धाराओं में भी होगी तो उसके अगेंस्ट में भी एक FIR दर्ज करा देगा।
फिर वो गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी के लिए आप घूमते रहो, गिरफ्तारी के लिए हम जैसे लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन होगा तो गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी तो इन पे भी दबाव बनेगा कि आप फैसला कर लो। अगर ये लोग फैसला नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट से उसको रिलीफ मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि बहुत मजबूत जो है वकील खड़ा होगा, वो अपने तर्क देगा और उसका एक फेस वैल्यू होगी, तो जज साहब भी थोड़ा सम्मान करेंगे तो उसको बेल मिल जाएगी। अब तो एसएसटी के मामलों में बेल मिलने की उसकी कोई वैल्यू नहीं बची एसएसटी की एक्ट की अब, क्योंकि उसको गवर्नमेंट उस तरह से फॉलो ही नहीं करा पा रही, वो सिर्फ कागजों में रह गया। उसके बाद उनके गवाहों को डराया जाएगा, उनके गवाहों को मारा जाएगा। अब कितने ऐसे उदाहरण हैं, आप देख आप लीजिए। पे एनएसए एक्ट हुआ था, तब क्या हुआ था? मैं उसको बताऊंगा, लेकिन अब आप ये समझो कि लास्ट में क्या होगा। जब गवाह डर जाएगा तो वो कोर्ट में जब हॉस्टाइल हो जाएगा तो फिर सजा तो नहीं होगी, तो बाद में वो मुकदमा को क्या किया जाएगा। कन्वेंशन रेट हमारे यहाँ 4% 6% है, तो फिर बाद में क्या कहा जाएगा। और पैसे किसके पास हैं लड़ने के लिए? लाखों रुपए कहाँ से लगते लाए, हैं। कहाँ से लाए? तो इसलिए फिर न्याय प्रक्रिया बड़ी खराब है, इसलिए मुझे उससे एलर्जी है। और मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन बननी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, सब जगह वंचित वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए, तब जाके मुझे लगता है कि न्याय प्रक्रिया आसान होगी। और मैं तो चाहता हूँ इतने मामले लंबित पड़े हैं, उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाए। आपने अपना लीगल केस कैसे निपटाया? कैसे आप लड़े? आपके ऊपर एनएसए हुआ था, जेल में भी आपके ऊपर अट्रॉसिटीज हुई थी, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, जब मैं जेल में था मेरे लिए नया था सब कुछ। 29 दिन में सही तरह सो नहीं पाया, क्योंकि बिल्कुल नया था सब कुछ, और चारों तरफ आदत नहीं थी उस तरह के माहौल की। लेकिन 30वें दिन मैंने तय किया कि नहीं, अब इस लड़ाई को लड़ना। तब मेरे पास दो रास्ते थे, मैं इस लड़ाई को लड़ूं या विड्रॉ करूं। 30वें दिन मैंने तय किया कि इसको लड़ना है, अब यही जीवन है, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मेरी बेल कैंसिल हुई, जो कि होनी थी, क्योंकि जो सबके एक राइट्स हैं कि उन धाराओं तक वो बेल देते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हम लोग हाई कोर्ट गए, बहुत जल्द हाई कोर्ट से हमें बेल मिल गई, लगभग 5 महीने के अंदर। जल्द? हाँ, दूसरी तीसरी डेट पे, क्योंकि यहीं 2-3 महीने तो यहीं लगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर उसके बाद हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट शायद 1.5-2 महीने के अंदर, 5वां महीना था मैं जेल में था, तो मुझे बेल मिली। और कोर्ट ने लिखा, जजमेंट में लिखा, ऑर्डर में लिखा हुआ था कि भाई चंद्रशेखर पे जो मुकदमे है वो राजनीति से प्रेरित है, तो इसलिए उनको बेल दी जा रही है, कि उनमें उनका ऐसा कोई अपराध नहीं दिख रहा है। जिस दिन मुझे बेल लगी उस दिन रात को गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर एनएसए लगा दी। तो गवर्नमेंट ने साबित किया कि चंद्रशेखर, एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि मुझसे राष्ट्र सुरक्षा कोई खतरा है। तो राष्ट्र सुरक्षा खतरा उनसे तो है नहीं जो दुश्मनों को जो है हमारे सीक्रेसी लीक कर रहे हैं, या जो है वो उस तरह के क्राइम कर रहे हैं। मेरे जैसे वकील से खतरा हो सकता है। तो मैंने फिर 11 महीने में एनएसए में भी जेल में रहा। जब मैं एनएसए में जेल में था तो मैं कोर्ट में कहता था कि भाई, जहाँ मेरी तारीख लगती थी, सर मुझे अपनी बात रखनी है, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो फिर मेरी कोर्ट की तारीखें बंद कर दी गई। फिर उसके बाद जो है जज साहब एक बार उस पे राउंड पे, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात होंगे। तो मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की तारीख पे अटेंड की, तो वहाँ मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने चुपके से प्यार से कहा कि हम पे बहुत प्रेशर है, तो फिर मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी बंद कर दी। फिर 8 महीने मेरी तारीख ही नहीं लगी। फिर उसके बाद जो है मैं बीमार हुआ, तो डॉक्टर 8 दिन में मेरठ रहा हॉस्पिटल में। तो फिर मुझे वहाँ से सीधे मेरठ से, क्योंकि इलेक्शन था, तो मेरठ से सीधे मुझे जेल ले गए सीधे। जबकि लिखा, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, डॉक्टर ने लिखा कि इनको अभी एडमिट रखो। कोविड का टाइम था वो? नहीं, ये 2018 के पहली बात, तब तो कोविड नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी इनको जो है ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन वो मुझे जेल ले गए जबरदस्ती करके। तो मैं जेल में रहा। फिर मैंने डॉक्टर्स के लिए से भी कहा, जेल के अधीक्षक से भी कहा कि मुझे ट्रीटमेंट कराना है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं 6 महीने खूब दर्द सहता रहा, जो भी मुझे परेशानी हुई। मुझे फिर बाहर जाने ही नहीं दिया गया। उस वक्त लगा कि मैं पीछे हट जाऊं? उस समय लगा कि सत्ता में कितनी ताकत है, जो एक निर्दोष को जेल में डाल देते हैं। कोर्ट से बेल मिलने के बाद कहते हैं कि न्यायपालिका हमारे यहाँ सबसे बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उस पर एनएसए लगा देते हैं, फिर उसकी मुलाकात बंद कर देते हैं, फिर उसका जो है उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, और फिर उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं कि वो मर जाए। उस वक्त आप उस दिन पॉलिटिकल पावर का एहसास हुआ। उस दिन और किसी पॉलिटिकल पावर ने आपका हाथ नहीं थामा, जैसे समाजवादी पार्टी हो जाए या बीएसपी? नहीं, किसी ने नहीं। पर क्यों? वो तो वो जानते होंगे। आपने कोशिश की? उनको नहीं लगा होगा कि शायद ये आदमी कल जो है इस समाज का इतना बड़ा समर्थन उसके साथ होगा। तो वो एक, हम लोग सोशल मूवमेंट के लोग थे, हम कोई पॉलिटिकल लोग तो नहीं थे। आपको क्या अंडर एस्टिमेट किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज ने? ठीक है,
इस देश में पैसे वालों की इज्जत है, जिनके पीछे बड़े बड़े नाम है उनकी इज्जत है, उन्हीं को पावरफुल माना जाता है। हम जैसे संविधान को मानने वालों को कौन रिस्पेक्ट करता है? आप सीए के आंदोलन के दौरान भी आप काफी सक्रिय थे। यस। उस वक्त भी आपको पॉलिटिकल पार्टी से कोई इशारा नहीं आया था कि आप हमसे जुड़ जाइए? उससे पहले मैं दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज गुरु घर तोड़ा गया था, मैं जेल गया था 66 दिन, खूब जुल्म था हमने। फिर मैंने एनआरसी में जेल गया जब सीए का मामला हुआ, और मुझे जामा मस्जिद से जेल भेजा गया ये कह के मेरे ऊपर एफआईआर की गई, उन्होंने भड़काऊ बात आप वो दिया। सीक्रेटिवली इधर उधर घूम हाँ, रहे थे यस, और सडनली आप आ गए वहां यस। पर जब जमा मुझे कोई मस्जिद चैलेंज करता है तो मुझे बहुत आनंद आता है। मीडिया ने चला कि चंद्रशेखर भाग गए हैं, तो मैंने कहा चलो वापस आ जाते हैं। फिर मीडिया ने चला चंद्रशेखर गिरफ्तार हो गए, तो मैंने कहा एक और बार देख लो गिरफ्तार हो गए नहीं हो गए। तो फिर मुझे जेल भेजा गया। मुझे जेल भेजने से पहले खूब मार पड़ी मुझे। मेरी रीढ़ की कहाँ हड्डी में पे? 7 mm का गैप है थाने में। मेरे दांत तोड़ दिए गए, 6 दांत, 4 से 8 के बीच में मेरे दांत क्रैश हुए। मुझे जितनी हड्डियां नहीं उससे ज़्यादा लाठियां मुझे पड़ी। और जो वो कर सकते थे उन्होंने मेरे साथ किया। और कोर्ट में जब उन्होंने, जज साहब ने उनसे पूछा कि चंद्रशेखर पे आरोप किया, तो उन्होंने कहा इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। तो उन्होंने कहा कि लाइए इनका भाषण, तो उन्होंने कहा कि वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इन सब के बावजूद जो है, इससे पता लगता है कि आप निर्दोष हो तो भी आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाएगी, अगर सत्ता के खिलाफ हो। फिर आपको जेल भी जाना पड़ेगा, फिर आपको लाठियाँ भी खानी पड़ेगी निर्दोष होते हुए। पुलिस को किसने राइट दिया किसी को पीटने का, किसी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तोड़ देने का? रीढ़ की हड्डी नहीं अगर सीधी नहीं होगी तो फिर आदमी चलेगा कैसे? नाखून खींचने का अधिकार किसने दिया? आपके नाखून खींच दिए? यस, अभी भी मेरे पास के प्रूफ्स हैं। मेरे नाखून आप देखोगे तो अभी भी आपको एहसास हो जाएगा। मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने कभी डरना नहीं सीखा। क्योंकि जिनको मानते हैं सतगुरु रविदास जी महाराज, एक बार उनको जेल भेज दिया गया और उनको कहा गया कि आपकी जान ले ली जाएगी। तो हमारे कुल गुरु उन्होंने कहा कि मरना कबूल है लेकिन झुकना कबूल नहीं है। तो हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, झुकते नहीं हैं। हम मर सकते हैं लेकिन डर नहीं सकते। मौत एक दिन आनी है। उसके बावजूद मैंने चार्जर गोली खाई। जेल मुकदमे ठीक थे लेकिन मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे ऊपर 4 गोली चलाई गई। किसने चलाई होगी? वो लोग जेल में नहीं, अब तो उनको बेल होगी, 1 साल बाद बेल होगी। और गवर्नमेंट ने कोई उनके ऊपर ऐसा ऑफेंस नहीं लगाया, उनको जेल में रखने की कोशिश नहीं की। जब मैं चुनाव लड़ा तभी बीच चुनाव में उनकी बेल हुई। और आपने कहा कि फिर से चला सकते हैं मेरे ऊपर? यस, मैंने अभी भी लिख के दिया है। मैंने होम मिनिस्ट्री को भी लिख के दिया है कि मेरी रेकी हो रही है दिल्ली में और यहाँ मेरे पास सुरक्षा नहीं है। यहाँ मेरे पास सुरक्षा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि गवर्नमेंट किसको सुरक्षा किसको मिल जाए, जिसके ऊपर खतरा है उसको या किसी और को। मेरे पास आर्म्स लाइसेंस नहीं है। मैंने अपने जिलाधिकारी से खूब लड़ाई लड़ी कि भाई मुझे आर्म्स लाइसेंस दो, मैं अपने जीवन रक्षा करना चाहता हूँ, मुझे भी अधिकार है। अगर आप मुझे जीवन रक्षा का अधिकार ही नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा? लेकिन फिर मैंने आपसे कहा ना कि जब सत्ता आपके खिलाफ हो तो फिर आपको सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मेरी रक्षा तो मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद करता है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद। और अब तो आप पार्लियामेंटेरियन हैं। टाइम मैगजीन ने आपको एनुअल लिस्ट ऑफ 100 emerging leaders shaping the future 2021 में कहा। अब आप पार्लियामेंट में आ गए हैं। आपका जो पावर था आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई जानता नहीं था, कोई समझ नहीं रहा था कि आप इतने बड़े मार्जिन से आप जीतेंगे व्हेन एवरीबडी वाज ट्राइंग टू मेक यू लूज। तो आप अब बताइए कि क्या इंडिया अलायंस ने आपकी तरफ इशारा किया कि आप हमारी तरफ आ जाइए? क्या एनडीए ने कहा है? क्योंकि आप यू आर अ पावरफुल लीडर, यू आर अ पावरफुल पर्सन नाउ। जीतने का वजह तो तभी जब सब आपके खिलाफ हो। तो सब खिलाफ थे, इसलिए जीतने का आनंद कुछ और है। हमारे लोगों में बड़ी खुशी है। उनको मानना है कि अगर आप इंडिया अलायंस के साथ जीत जाते तो ये लोग पूरी ज़िंदगी आपको कहते रहते कि जैसे काशीराम साहब के लिए कहते हैं कि उनको जो है मुलायम सिंह जी ने मदद करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया इटावा से, तो आपको भी मदद करके तो अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की। देखिए, मैं ये समझता हूँ कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता। मैंने तो सब कुछ यहीं से सीखा, संघर्ष से। और मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं उन माओ बहनों का मदद को, आप भरोसा नहीं करेंगी, भारतीय राजनीति में बहुत पैसा खर्च होता है। मैं इस बात को कह सकता हूँ पूरी हिम्मत से। चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, कोई गरीब का बेटा नहीं लड़ सकता। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जिन्होंने एक एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से जुटा के मुझे दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे देश के हर प्रदेश से मेरे लिए पैसा आया। कहीं से 10 रुपये, कहीं से 20 रुपये, कहीं से 50 रुपये, ऐसे पोटलियों में बंद के। और वो नोट है, एक दिन मैंने खोल के देखे थे, 2-3 पोटलियाँ मैंने रखी हैं। वो नोट इतने मोटे हो रखे हैं, सिंगल नोट जैसे, उन पर बहुत पसीना लगा। वो मजदूरों के पसीने का नोट है। तो मैं गौरवान्वित हूँ कि उन्होंने, हाँ मैंने रखा है कि मेरे जीवन में मेरे याद रहे। उन्होंने बचा के रखा। यस। और मेरे आज भी याद है, मैं नगीना में सभा कर रहा था, एक ताऊजी आए तो
कांग्रेस की टोपी थी उनकी जेब में, तो टोपी उन्होंने इतनी तय कर रखी थी 7-8 तय। मैं देखता रहा उनको, धीरे धीरे उन्होंने वो टोपी खोली, उसकी उस जेब में उस टोपी में 100 का नोट रखा, पता नहीं कितने दिन से बचा के रखा होगा, और उन्होंने मुझे दिया और कहा कि तुम विजयी हो। तो इतने लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ आया हूँ। आपको लगता है कि पार्टियों में एहसास आ गया है, क्योंकि बहन जी के समर्थक कहते हैं कि आपने दलित वोट को बांटा है, दूसरी तरफ एक कमेंट था आकाश आनंद जी का, उन्होंने जब उनसे पूछा गया इलेक्शन के दौरान, उन्होंने आपके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन आज़ाद, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं। आप इस बात को महसूस करके देखिए कि मेरे ऊपर मेरे संघर्ष को गाली देना कितना आसान है, मुझे बुरा भला कहना कितना आसान है, मुझे छोटा आदमी कहना कितना आसान है, लेकिन मेरा जीवन जीना कितना कठिन है। जब आपको दिन में कई सौ लोगों के फ़ोन अटेंड करने और आपको हर घटना की समीक्षा करनी है, आपको पूछना है कहीं रेप हुआ, कहीं हत्या हुई है, कहीं किसी को मारा गया, किसी की ज़मीन छीनी गई हो, कहीं किसी की बच्ची चली गई हो, कोई ले गया हो, कोई पूछने वाला ना हो, कहीं किसी रिक्शा वाले को मारा गया हो, तमाम गरीबों की कहीं परेशानी हो, कहीं बिजली नहीं आ रही, कहीं पानी नहीं आ रहा, सबकी समस्या, कहीं स्कूल में कहीं एट्रोसिटी हो रही है, कहीं यूनिवर्सिटी में एट्रोसिटी हो रही है, आपको जाना है वहाँ। मैं भारत के राज्य में अकेला व्यक्ति हूँ जो इसने गोली खाई है आज के समय में, और जो जितना पूरे जीवन में आदमी नहीं जा पाता लोगों से मिलने, उससे ज़्यादा लोगों से मैं के पास में घटनाओं में गया हूँ, हजारों मामलों में। तो मुझे कोई इस बात का वो नहीं, उन्होंने मुझे जो कहा उनका धन्यवाद, मैं उनको बुरा नहीं, क्योंकि वो अभी बहुत समझदार नहीं है, छोटे हैं अभी, वो बहुत नए नए आए, उनको नहीं पता है। मान्यवर काशीराम साहब ने संघर्ष किया, उनको बहुत लोगों ने इस तरह अपमानित किया, बहन जी ने संघर्ष किया, उस समय उनको भी बहुत लोगों ने अपमानित किया। तो पार्टियों को ऐसा लगता था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, एक नए आदमी को क्यों खड़ा करना, बीएसपी नामक जो दल है वो कमजोर हो रहा है। मेरी वजह से नहीं हो रहा है, जैसे आपने कहा ना कि कह रहे हैं कि भाई बीएसपी के लोग कह रहे हैं बांट रहे, अच्छा बांटना तब होता, मैं इस बार 2 सीटों पे लड़ा, 78 पे नहीं लड़ा, तो आपने 78 पे क्या कमाल दिखाया, आपने देश भर में इतनी सारी सीटें, आपने वहाँ क्या कमाल दिखाया। अब मैं जिस सीट को लड़ता हूँ आप ये कहने लग जाते हो कि भाई चंद्रशेखर आया तो वोट काट रहे, तो भाई जिन पे मैं नहीं लड़ता वहाँ भी आप कमाल दिखा लो। तो मैंने आपको नहीं रोका है, लेकिन आप जानबूझ के आप ये सोचते हो भाई इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सीटें, आप ये सोचते हो सारी आप ही लड़ लोगे, तो आप हिम्मत दिखाओ ना। आपकी कितनी सीटों पे बीएसपी की जमानतें जब्त हुई, आप चेक करके देख लो। क्यों हुआ ऐसे? देखिए ऐसा है, जब काशीराम साहब जमीन पे जाकर संघर्ष करते तो आंदोलन तेज रफ्तार पकड़ता था, लोगों की सुनवाई होती थी। अब शायद मुझे लग रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, अब वो आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हो रहा है। तो मैं 2 सीटें लड़ा, 78 नहीं लड़ा, तो मैंने किसी के वोट नहीं काटे। इंडिया अलायंस में मुझसे नहीं कह सकता मैंने किसी वोट, लेकिन अगर सोचो मैं भी सब सीटें लड़ता अपने संगठन। क्या आप लड़ेंगे अब? आप लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश के अलावा? यस, हरियाणा में जाएंगे? हम मध्य प्रदेश लड़े हैं, हम राजस्थान लड़े, हाँ, हम बिहार भी लड़े, हम दिल्ली भी लड़े, हम जो है एमसीडी का चुनाव दिल्ली में लड़े, हम उत्तराखंड लड़े, हम हरियाणा में लड़ेंगे, पंजाब में लड़ेंगे। हम आज़ाद समाज पार्टी को बड़ा बनाएंगे, हम आज़ाद समाज पार्टी की से लोगों को लीडरशिप देंगे। और मेरे जैसे, मेरी जीत से क्या हुआ आपको पता है? देश में जो लाखों एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, जिनको कोई पार्टी टिकट नहीं देती, उनके अंदर भी उम्मीद पैदा हुई है कि अगर हम काम करेंगे तो जनता हमें सपोर्ट करेगी। वो लोग जो तो बिल्कुल मायूस थे। सिर्फ दलित समाज को देंगे या बहुजन समाज? किसने कहा कि मैं दलित समाज को? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने, अब आप समझे ना, एक जाति से नहीं जीत सकते हैं, एक धर्म से भी नहीं जीत सकते हैं, तो जिसकी इतनी संख्या बारी उसको इतनी हिस्सेदारी के आधार पर देंगे। पार्टी की पॉलिसियां, ये काम मैं नहीं करता हूँ, ये काम पार्टी के। जैसे अभी उत्तर प्रदेश की टीम ने असेंबली इलेक्शन बाईपोल लड़ने का फैसला किया है, 4 सीटों को उन्होंने प्रभारी बना दिया। किसको बनाया मुझे नहीं पता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, स्टेट को पावर है कि वो अपने हिसाब डिसीजन ले, और डिस्ट्रिक्ट और असेंबली मिलकर उनको गाइड करे कि हम इसको चाहते हैं लड़ाना या इसको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। सभी पार्टीज कहती हैं कि डेमोक्रेसी है, स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है कि डेमोक्रेसी है, उसके बाद सिंगल पर्सन एजेंडा हो जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना ही एक एजेंडा बनाया इस बार, उन्होंने अपना एक जाति समीकरण जो है उन्होंने कोशिश की, और इस बार जो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया उन्होंने, उससे उन्हें फायदा हुआ या कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ है? आपके हिसाब से किसको ज्यादा फायदा हुआ? देखिए, मेरे हिसाब से समाजवादी को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि फील्ड में रहता हूं, तो बड़े पैमाने पे मुस्लिम लोगों ने इस बार कांग्रेस को वोट देने का मन बना लिया था पार्लियामेंट में। अगर अलायंस नहीं होता तो ये वोट कांग्रेस को जाता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर परिणाम बहुत अलग होते, तो फायदा बढ़ जाता। फिर कांग्रेस को भी फायदा हुआ है, क्योंकि कुछ वोट संगठित हुआ है तो उसका फायदा हुआ। अब भविष्य में क्या हो सकता है, मैं इंडिया अलायंस के बारे में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखा कि पंजाब में वो लोग अलग अलग लड़ रहे थे, बंगाल में वो लोग अलग अलग लड़ रहे थे, और वैसे वो एकजुट थे।
तो मुझे नहीं पता कि वो, और ये भी नहीं पता कि वो एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को दिल्ली में इतना अच्छा समीकरण था, वो हराने के लिए लड़ रहे, जीतने के, मैं इन पर कुछ नहीं कहना चाहता। पर अब जब बाई इलेक्शंस होंगे तब भी वो साथ होंगे, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप किसी के साथ भी नहीं है। इसीलिए मैं किसी के साथ नहीं हूँ कि मेरा वोटर भ्रमित ना हो। मुझे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। इंडिया अलायंस का वोटर भ्रमित हुआ है? नहीं, अब अगर मैं उनके किसी के साथ खड़ा दिखा दूंगा तो मेरे लोगों को प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनको, मेरे लोगों में भी बहुत गुस्सा है कि इन लोगों ने हमारे नेता को हराने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगाए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि उनसे मत लड़ो। मेरी लड़ाई ना भाजपा समाजवादी से, ना कांग्रेस से, ना बसपा से। मेरी लड़ाई सत्ता बैठे लोगों से, क्योंकि उन्हीं लोगों के को अधिकार जो है देने की ताकत है। तो मुझे उनसे लड़ना है। सत्ता में दिल्ली में भी बीजेपी है, मतलब सेंटर में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, और आपके राज्य जहां से आप जीत के आए दोनों से लड़ रहे हैं। तो आप बीजेपी से आपकी लड़ाई है। देखिए, सत्ता में वो बैठे हैं, मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं, मेरे लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, मेरे लोगों को पैरों पे खड़ा करने की लड़ाई है, उनको जो है सम्मान का जीवन देने की लड़ाई है, उनके जो पॉलिसी में उनको जो है उनको अवसर मिले उनकी लड़ाई है, जो उनका अधिकार बैठता है उनको मिले। तो बहुजन समाज के बेहतरी के लिए उनका होप के कौन हो सकता है, मोदी या राहुल? कौन हो सकता है? आज तो यही दो नाम चंद्रशेखर है। आजाद। आप फिर मेरी बात को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। मैं आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग फील्ड में नहीं जाते, ऑफिस में रहते हैं, उनको नहीं पता ज़मीन पे क्या चल रहा है। ज़मीन पे परिस्थितियाँ बदल रही हैं। वंचित वर्ग के लोग ईमानदार आदमी को चाहते हैं जो उनकी लड़ाई लड़ सके, जो सिर्फ उनसे वोट लेके घर में ना बैठे। और आप देखना आने वाले 6 महीने में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा, और आने वाले 1-1.5 साल में देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव। आप अच्छा हरियाणा इलेक्शन देखिएगा, मैं आपको आज कह रहा हूँ। आप लड़ेंगे? यस। आप महाराष्ट्र इलेक्शन देखिएगा, आप वहां भी लड़ेंगे? जी। आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी, और ये पूरे बहुजन समाज की पार्टी है। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता बना रहना चाहता हूँ। मैं कोई घमंड नहीं पालता, और मेरा कोई ऐसा सपना नहीं है कि मैं किसी कुर्सी पे बैठूं। मेरा सपना बिना ये कुर्सी पे बैठे आप ये बदलाव नहीं कर सकते ना? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन आप ये सोचो कि पहले हमने बिहार में चुनाव लड़ा, तो बिहार से हमें रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने यूपी में चुनाव लड़ा, यूपी से भी हमें रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, यहाँ से भी रिजल्ट नहीं आया। तो इसका मतलब मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा था ना, मैं तो अपने साथियों को जो वहाँ लड़ रहे थे उनको लड़ाने के लिए दिन रात एक कर रहा था। कुर्सी के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं, नहीं व्यक्तिगत मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अपने बैठने के लिए। तो मैं अगर मध्य प्रदेश में रिजल्ट आया था, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जरिए ही ये आंदोलन आगे बढ़ना था। तो आपने बात की, तो मेरी जगह कोई भी बैठे, लेकिन उस विचारधारा से और उन लोगों के प्रति समर्पित होना चाहिए जिन लोगों ने हमें अवसर दिया है। जब किसी पे मॉब लिंचिंग होती है, जब किसी को दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है, जब किसी को टोपी उतार के मारा जाता है, जब किसी को जो है सड़कों पे खींचा जाता है, जब सार्वजनिक रूप बैठ के किसी को काटने की, जैसे कल दिल्ली में एक साहब दे रहे थे धमकी कि मैं 1.5 लाख को काट दूंगा, तलवारें बांट दूंगा। जब ये जुल्म होता है तो लोगों की निगाह होती है, कोई उनके लिए बोलेगा, कोई उनकी आवाज़ उठाए, कोई उनके से अपनापन जताएगा, तो कोई नहीं खड़ा होता। वोट लेने सब आते हैं। तो उन वर्गों को जिनके साथ तकलीफ है, उनको उम्मीद है कि चंद्रशेखर आज़ाद उनकी आवाज़ बन सकते हैं। मैं उस विश्वास को और मजबूत करूँगा। आप और मैं, यहाँ देखिए, यहाँ मुसलमान नहीं है ना मेरे और आप में, आप भी मुस्लिम नहीं है, मैं तो सच्चर कमेटी बात नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब तक जो आदमी नहीं होगा तो उनके प्रतिनिधित्व पे बात नहीं होगी, उनकी पॉलिसी पे, उनकी हिस्सेदारी बात नहीं, उनकी स्थिति पे बात नहीं होगी। तो अगर जैसे आप, क्योंकि जाति के हिसाब से मैं दलित समाज से आता हूँ, तो हम दलितों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुजन आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ, पिछड़ों पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सच्चर कमेटी मैंने तो नहीं बनाई, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है ना कि मुसलमानों की हालत दलितों से बुरी है। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब वो लोग कहाँ जाएंगे? अपने मुल्क में अपने आप को अलग महसूस करें। और कोई भी खड़ा होकर कहता है कि निकाल देंगे, भगा देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। किसकी हिम्मत है भेज देगा? किसकी हैसियत है भेज देगा? क्यों भेज देगा? ये मुल्क उनका भी तो है, ये मुल्क जितना किसी और का उतना उनका भी तो, क्यों भेज दोगे? तो ये जुल्म जो है और ये गैर बराबरी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई किसी गरीब को, मजलूम को सताएगा, कोई किसी महिला का अपमान करेगा, कोई किसी आदिवासी का या सामान्य जाति किसी बहन बेटी का वो करेगा, किसी गरीब को सताएगा, तो हम लड़ेंगे। और ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जहाँ पे सरकार जो है वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या फिर ममता जी की सरकार हो, या कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, संदेश खाली पे मैंने आवाज उठाई, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं झारखंड गया, मुझे बताया गया कि मॉब लिंचिंग के सबसे ज्यादा मामला झारखंड में हुए, और झारखंड सरकार ने वादा किया, जो हेमंत सोरेन साहब की सरकार है, अब तो बेचारे खुद ही पीड़ित है, तो उन्होंने भी
मॉब लिंचिंग पे कोई कानून नहीं बनाया। तो मैं गया तो मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई कि क्यों भाई, आपने तो वादा किया था मॉब लिंचिंग कानून बनाया, क्यों नहीं बनाया? जब तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार बिहार में थी तो मैं उनके खिलाफ भी, जहां अन्याय हुआ तो मैं उनके खिलाफ जाके मैंने आवाज उठाई कि भाई बोलो, आप तो वादे करते जब आप विपक्ष में होते हो कि साहब हम ये करेंगे, तो आप क्यों नहीं कर रहे? एक और चीज राजस्थान में मटकी छूने पे हत्या राजस्थान में हुई। हाँ। घोड़ी बैठने पे हत्या वहां हुई, सामूहिक रूप से लोगों को अपमानित किया गया। मूछे रखने पे हत्या वहां हुई, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस। और न्याय ना मिलने पे ओम प्रकाश रायकर ने सुसाइड वहां की। आप समझते हैं चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखर ये है कि एक बच्चा जो मुझसे कभी नहीं मिला, महाराष्ट्र में जॉब करता था, राजस्थान का अजमेर का रहने वाला था, अपने पिता को न्याय नहीं दिला पाया तो सुसाइड किया, सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखा। जब किसी ने मुझे मीडिया के आदमी सुसाइड नोट में आपका नाम है तो मुझे मैं डर गया कि यार ऐसा क्या, वो मेरा नाम क्यों लिख रहा है, मैंने क्या गलती कर दी? तो मैंने नोट पढ़ा तो लिखा हुआ था कि मुझे विश्वास है कि मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद आएंगे और वो मेरा अंतिम संस्कार करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे। अब आप समझिए, अंतिम संस्कार मैंने उसका अपने हाथ से किया, मैं उससे कभी नहीं मिला था। तो ये विश्वास आप समझते क्या है? ये विश्वास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, इसलिए मैं राजस्थान जाता हूँ। राजस्थान के नेता ने मुझसे कहा चंद्रशेखर यहाँ क्यों आते हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों ने कहा, वो बेटा राजस्थान का, वो परिवार, उसने सुसाइड नोट में लिखा कि भाई आएंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे, वो मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। कितनी बड़ी रिस्पॉन्स, ये खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी सरकार में जुल्म, मैं गया 4 दिन उसके लिए आंदोलन किया मैं 4 दिन राजस्थान की जेल में रहा कांग्रेस सरकार में। मैंने कभी लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखा। 69 शिक्षक भर्ती मैं यूपी सरकार में जाके लड़ा उन बच्चों के लिए। मैं यूपी पुलिस की भर्ती पर लड़ा जब लीक हुआ। मैं नीट के बच्चों के लिए लड़ा और नीट के बच्चों के लिए हमने आवाज़ उठाई और नीट के बच्चों के लिए अब हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं तेलंगाना गया जब तेलंगाना का मामला हुआ, मैं छत्तीसगढ़ गया, कांग्रेस की सरकार थी, मैं पंजाब गया, मैं हरियाणा गया, मैं उत्तराखंड गया, बीजेपी की सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिल्ली में आके लड़ा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नैतिक ईमानदार हूँ, गलत को गलत और सही को सही कहेंगे, लेकिन आसान नहीं है कि सब चीज़ों को दिखाया जाए, मीडिया सब चीज़ दिखाए। जो कास्ट बेस्ड पार्टीज होती हैं, कार्डर बेस्ड नहीं हो पाती हैं, वो एक सिंगल मैन बैंड से स्टार्ट होता है, क्योंकि तो आप उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? हाउ कैन यू मेक श्योर कि एक आपके पर्सनालिटी के इर्द गिर्द ही पार्टी ना रह जाए? इसीलिए मैंने अपने यहाँ हर स्टेट में पहले से इलेक्शन में प्रयास किया कि वहाँ से लीडरशिप पैदा हो। और हमारे यहाँ हमने पार्टी के लोगों ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है। उनके कमेटी के डिसीजन होते हैं। उन्होंने मुझे नगीना लड़ने के लिए कहा, महिलाएं भी हैं उसमें। यस। तो हम नगीना कॉन्टेस्ट किया उन्होंने, फिर हमने उनके सामने बात रखी कि सर हम एक और सीट लड़ना चाहते हैं। इसलिए लास्ट टाइम डिसीजन हुआ। अगर पहले डिसीजन होता या मेरा डिसीजन होता तो मैं पहले लेता, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में। फिर मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर एक सीट और लड़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी यूपी चुनाव है तो वही लोग डिसाइड करेंगे। तो हमारे यहाँ एक कोर कमेटी है जो डिसाइड करती है। और सबसे बड़ी बात, मैं भी पार्टी का वर्कर हूँ, सामान्य वर्कर। मेरे ऊपर भी पार्टी के विचार और पार्टी की पॉलिसी ज्यादा बड़ी है, मैं छोटा हूँ। पार्टी का बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि धर्म में नायक पूजा अच्छी बात है, ये मुक्ति का रास्ता खोलती है, लेकिन राजनीति में नहीं होनी चाहिए। तो हमने पुरानी गलतियों से सीखा कि पुराने नेताओं से कहाँ गलती है और हमारे नेता क्या कहते थे। हम उनके सिर्फ व्यक्तित्व को नहीं, व्यक्तित्व के साथ साथ उनके चरित्र को भी और उनके विचारों को भी फॉलो करते हैं। तो हमने इसलिए अपने यहाँ नायक पूजा होने नहीं दी, इसलिए हमने कमेटी बनाई और फिर कमेटी के आधार पर हम लोग डिसीजन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कभी भी ऐसी होना। और हमने लीडरशिप पैदा की है हर समाज में। हमारे लीडर हैं विनय तन सिंह जी, हमारे लीडर हैं कमल सिंह जी, हमारे लीडर हैं हिमांशु जी, हमारे लीडर रविंद्र भाटी जी, हमारे लीडर हैं कासिफ साहब, हमारे लीडर जोहर साहब, तो सुल्तान साहब हमारे तमाम लीडर हैं, हमारे चित्तौड़ साहब लीडर हैं हमारे। हर जाति के हैं, सभी जातियों में। देखिए, मैं जो आपसे मैं तब से कह रहा हूँ कि जब तक उनका प्रतिनिधित्व नहीं आएगा तो उनकी बात नहीं होगी ईमानदारी से। तो इसमें स्वर्ण जाति के लोग भी शामिल हैं आपकी पार्टी नहीं, में? अभी हमारी पार्टी में स्वर्ण जाति के लोग नहीं, क्योंकि स्वर्ण जाति के लोग में बहुत सारी पहले से पार्टियां हैं। उनको लगता है कि नई पार्टी के साथ क्या करेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि पहले हम अपने दम पे खड़े हो जाएं। भाई कोई अच्छा, जब हम पे कुछ होगा तभी तो कोई हमारे पास आएगा ना। स्वर्ण जाति के लोग किसी बदलाव के लिए राजनीति थोड़ा ही कर रहे हैं। वो तो बेचारे सत्ता में रहना चाहते हैं, अपने लोगों का भला करना चाहते हैं, अपने जो भी उनका बिजनेस है, इंस्टीट्यूशन, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कौन सा किसी परिवर्तन के लिए राजनीति कर रहे हैं? हम तो परिवर्तन के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं। इसमें आपको समर्थन मिल रहा है? आपने लोगों का समर्थन तो कह दिया, क्या उद्योगपति आपका समर्थन करेंगे? क्या मीडिया आपका समर्थन करेगी? क्या जुडिशरी आपका समर्थन करेगी? क्या ब्यूरोक्रेसी आपका समर्थन करेगी? और बिना इनके समर्थन के क्या आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं? देखिए, माउथ कन्विंसिंग बहुत बड़ा माध्यम है। मीडिया ने इस बार भी तो मेरी मदद की, तो भी तो मैं जीता हूँ ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने जुडिशरी, अपने उद्योगपतियों का नाम, ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया,
एक दो नाम आपने ओढ़ लिए, लेकिन आप ही बताइए, क्या 20-30 साल पहले जब चौधरी चरण सिंह राजनीति कर रहे थे, जब मान्यवर काशीराम साहब राजनीति कर रहे थे, जब बाबू जगजीवन राम साहब राजनीति कर रहे थे, तो क्या वो राजनीति में कामयाब नहीं हुए हैं? हमें लोगों को तैयार करना है। फिर 2024 है, इसमें इतने अब सोशल मीडिया है ना, अब सोशल मीडिया देखिए, आप एक चीज समझिए, काशीराम साहब जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। किसी उद्योगपति से मदद लेंगे तो उसके इशारे पे काम करना पड़ेगा, और कई सरकारों पे तो आरोप है कि वो उद्योगपतियों के हिसाब से चल रही है। तो ऐसे में जनता के मुद्दे हट जाते हैं, और हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। अब आप समझिए ना, उद्योगपति भी तो जनता से ही है, तो हम जनता को तैयार करने में लगे, और जिनको हमारी बात अच्छी लगी, वो किसी जाति धर्म के, वो लोग हमारी मदद करेंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन ठीक है, अभी हम कोशिश जैसे कर रहे हैं। आप रिजर्वेशन की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, इससे उद्योगपति थोड़ा डरेंगे ना? हाँ, इससे उद्योगपति डरेंगे, लेकिन उद्योगपति फिर सरकारी लाभ लेने के भी जो दिल में इच्छा है उसको भी कम करें। जो टैक्स फ्री रहने की इच्छा है उनकी, उसको भी। जमीन 1 रुपए लीज पे किसी किसान को थोड़ा मिलती है, मुझे थोड़ा मिलेगी, लेकिन उनको करोड़ों करोड़ों, हजारों हजारों करोड़ रुपए का लोन मिलता है, ये आम आदमी को थोड़ा मिलता है। और आप समझिए, जैसे आपने कहा ना कि उद्योगपति, आप इसको इस तरह और समझिए कि जैसे हम कह रहे हैं कॉमन एजुकेशन पॉलिसी, हम कह रहे हैं कि समान शिक्षा पॉलिसी होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा भी, और किसी मजदूर का बेटा भी, किसान का बेटा भी, और जिले के अधिकारी का बेटा भी, और विधायक और मंत्री जी का बेटा भी, और उद्योगपति का बेटा भी एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही सिलेबस हो। तो जब ये होगा तो समान शिक्षा सब लोगों के लिए समान होगी और सबकी पहुंच में होगी, तो तब बदलाव होगा। तो ये जिनके बड़े स्कूल हैं उद्योगपति को, उनको कहाँ अच्छा लगेगा? उनका तो स्कूल बंद हो जाएगा। जब मैं कहूँगा कि जिनके बड़े बड़े अस्पताल हैं उनको बहुत बुरा लगेगा। जब मैं कहूँगा कि जब मेरे पिता ने मैं नहीं बचा पाया, तो कितने लोगों ने अपनी पत्नी खोई होगी, अपनी बहन खोई होगी, अपना बच्चा खोया होगा, अपनी बच्ची खोई होगी, अपनी माँ खोई होंगे, अपने पिता खोए होंगे। तो उनके दिल के दर्द को अगर मैं देखूँ, और उनकी संख्या बहुत बड़ी है, 80 करोड़ से भी ज़्यादा, 100 करोड़ के करीब, जब मैं उनके बारे में सोचूंगा जनता के, तो मैं कहूँगा कि भाई हमें जो है हेल्थ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, जीडीपी का इतने % पैसा उस पर लगना चाहिए कि स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि वहीं जहाँ नेताजी को बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है, जहाँ अधिकारी को बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है, वहीं गरीब किसान मजदूर के परिवार को भी अच्छा इलाज मिल जाए। या सरकारी सिस्टम के अकॉर्डिंग सब लोग जो सरकारी लाभ ले रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, नेता हो, वो सब लोग सरकारी सिस्टम के अंदर आके इलाज कराएं, तो डॉक्टर भी टाइम पे आएगा, दवाइयाँ भी अच्छी होंगी, इलाज भी बेहतर होगा, मशीनें भी सब होंगी। तो ये उद्योगपति को कहाँ पसंद आएगा? तो वो मेरी क्यों मदद करेंगे बेचारे? आपने मास्टर जी के बारे में कहा, आपके पिताजी स्कूल मास्टर थे, क्या उन्होंने आपका नाम रखा चंद्रशेखर आजाद? जी हाँ, ये मेरा बचपन का नाम है। हाँ। मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं आपको फिर वो करता हूँ। मीडिया मुझे इस पर कई जगह, मीडिया भी और कुछ लोग मेरे विरोधी जो हैं, राजनीतिक विरोधी, बेचारे थोड़ा सा मेरे और कुछ नहीं मिलता तो इसी बात पर क्रिटिसाइज कर लेते हैं। चंद्रशेखर ने अपने नाम से पार्टी बना दी। मैंने शपथ ली, आप उसको सुन लेना, मेरा नाम है चंद्रशेखर। मेरे पिता ने मेरा नाम रखा चंद्रशेखर, मुझसे बड़े वाले भाई का नाम रखा भगत सिंह। अब आप महसूस कीजिए मेरे पिता देश से कितना प्रेम करते कि देश के आज़ादी के मतवालों का नाम, जिन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने अपने बच्चों के नाम रखे। तो आज़ाद मैंने तब लगाया जब मैंने मानसिक गुलामी छोड़ दी, तो मैंने अपने नाम के साथ आज़ाद लगाया। मानसिक गुलामी? हाँ, मैंने मान लिया कि जब तक हम लोग पावर में नहीं आएंगे तब तक हम लोगों का बहुत भला नहीं कर सकते। तो हम किसी और के भरोसे बैठे रहें, और इसमें मैं कहूँगा कि अगर ईश्वर के भरोसे बैठ रहे हैं कि ईश्वर खुद कुछ करेगा, तो ये संभव नहीं है। ईश्वर ने आपको, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, मैं प्रकृति को मानता हूँ, उसने आपको दिमाग दिया है। अगर रोटी, ये गिलास मेरे सामने रखा है और मैं इसको उठा के नहीं पीऊंगा तो कौन सा पानी मेरे मुंह में चला जाएगा? तो कुछ प्रयत्न आपको भी करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा। तो रावण कैसे जुड़ा आपके नाम से? आप जैसे मीडिया के साथियों ने जोड़ दिया। और उसको आपने ड्रॉप नहीं किया? पर चला मैंने काफी देर किया, मैंने ड्रॉप किया, लेकिन मैंने जैसे मैं जेल से आया तो मैंने ड्रॉप किया उसको कि भाई ये मत लिखो, अच्छा नहीं है, जानबूझ के मत करो। क्योंकि मुझे लगता था, मेरा दिल कहता था एक समय वो आएगा कि देश में राम के आधार पे पॉलिटिक्स होगी। तो उस समय जैसे मीडिया के लोग बहुत उत्साहित थे कि जिस समय मेरठ से जीते हुए टीवी सीरियल वाले राम आए, उसी समय मैं आ जाऊं। ये मुझे कई मीडिया के लोगों ने बताया कि हम ये चाहते थे कि जैसे पार्लियामेंट से बाहर निकल तो आप भी आ जाओ, तो हम ये चलाएंगे हेडिंग की राम और रावण। तो मैंने कहा कि चला के देखना, फिर मैं तुम पे जो FIR कराऊंगा कि तुम अगर जबरदस्ती मेरा नाम जो है वो करोगे, खराब करने की कोशिश करोगे, या मुझे इस तरह से क्रिटिसाइज करो, तो मैं फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँ, फिर मैं लीगल में जाऊँगा। तो फिर वो चुप हो गए। लेकिन कह रहे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता कि वहाँ से एक ही पश्चिम से राम और चंद्रशेखर, जिनको हम उर्फ में रावण भी कहते हैं, वो भी जीत के आ रहे हैं। तो दोनों पार्लियामेंट से उतरते तो बड़ा आनंद आता। तो मैंने कहा ये मेरे हाथ में नहीं, और मैं उनसे ये कहने से रहा कि या वो मुझसे कहें कि आ जाओ भाई दोनों साथ। और एक और पोस्टर भी चला था, एक होर्डिंग चला था आपके गांव के पास, उसके बारे में भी बताइए। एक होर्डिंग क्या था?
आप हिम्मत जुटाइए उसको कहने की, फिर नहीं, मैं बताता हूँ। मैं चाहती हूँ आप ही बताएं। देखो मैं आपको नहीं तो मेरे ऊपर केस हो नहीं, जाएगा। ऐसा नहीं है, ये भी मीडिया को भी इतनी जानकारी रखनी चाहिए, और आपको तो मैं बहन होने के नाते इसलिए आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ सर्टिफिकेट बनता है चमार जाति का, और उसको जिलाधिकारी बनाते हैं। चमार कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन जब चमार के साथ आप ओ लगा देते हैं, बे लगाते हैं, कोई अपमानित शब्द लगा, तो वो